अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो है न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की जो है वो थ्योरी पढ़ी है, जिसमें सारे लेक्चर्स मैंने आपको डिटेल से बताए हुए हैं कि हर लेक्चर कैसे जो है वो कवर अप करना है, उसका क्या मेथड है। हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 3 की जो सारी की सारी थ्योरी है वो पढ़ ली है। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि अ लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, यानी कि हम लोग अर्थ से यानी ज़मीन से चांद तक जो है वो एक लेज़र बीम जो है वो भेजते हैं। द बीम स्प्रेड ओवर द डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर के ये जो बीम है वो 2.50 मीटर के डायमीटर के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, यानी कि चांद की सरफेस के ऊपर जो डायमीटर है 2.50, वहाँ पर जो है वो लेज़र बीम स्प्रेड हो जाती है। व्हाट इज़ डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? उस बीम का जो है वो डाइवर्जेंस एंगल क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, और जो चांद का जो है ज़मीन से जो फासला है वो हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास जो चांद से ज़मीन तक का जो फासला है वो हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर दे दिया गया है। और जो हमारे पास चांद की सरफेस के ऊपर जो डायमीटर बनता है लेज़र बीम की वजह से, वो है हमारे पास, यानी कि लेज़र बीम जो है चांद की सरफेस के ऊपर जो डायमीटर बनाती है वो 2.50 है। व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? उस बीम का जो डाइवर्जेंस एंगल है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अ लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, लेज़र बीम जो है वो ज़मीन से चांद की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.1 में हमें जो है यही चीज़ बताई गई है कि ये हमारे पास जो है वो अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ से जो है वो लेज़र बीम जो है वो इस चांद तक गई है। अब देखिए, जब वो ये जो लेज़र बीम है अर्थ से चांद तक जाती है, ये हमारे पास जो है मून है, अर्थ से मून तक जब लेज़र बीम हमारे पास जाती है तो मून के ऊपर जो है वो एक सर्कल बना देती है, जिसका डायमीटर हमें बता दिया गया है न्यूमेरिकल में 2.50 मीटर होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो सर्कल बना देती है अर्थ की सरफेस के ऊपर जाकर, जिसका डायमीटर 2.50 है, तो इसका मतलब है कि अर्थ से जो है लेज़र बीम कुछ इस डायरेक्शन में गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है होता है वो है हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने हमें जो डिस्टेंस दिया है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में 3.1 में, के अर्थ से लेकर जो मून तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है अर्थ से मून तक का। हम लोगों ने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस एंगल जो कि थीटा है। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस जो है हमारे पास आर इज इक्वल टू ये है 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर, यानी कि अर्थ से लेकर मून तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये है। और ये जो फिर हमारे पास अर्थ चांद की सरफेस के ऊपर, यानी कि मून के सरफेस के ऊपर अर्थ से जो लेज़र बीम पड़ रही होती है और मून की सरफेस के ऊपर एक सर्कल बनाती है जिसका डायमीटर 2.50 मीटर होता है ये। अब देखें, अगर ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है मून की सरफेस के ऊपर जिसका डायमीटर 2.50 है, अगर ये इस तरह सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, ठीक है,
तो फिर ये एक आर्क लेंथ कहलाएगा, यानी कि फिर इस सर्कल का डायमीटर जो है वो एक आर्क लेंथ कहलाएगा, जो कि हमारे पास, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास जो है 2.50 मीटर है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आर्क लेंथ जो कि 2.50 मीटर है, यानी कि ज़मीन से आने वाली लेज़र बीम मून की सरफेस के ऊपर जो सर्कल बनाती है उसका डायामीटर हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ है। आर भी हमें पता है कि आर जो है हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर है। थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें न्यूमेरिकल में पूछा है, डाइवर्जेंस एंगल थीटा जो कि यहाँ पर बन रहा है। तो थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ इस रिलेशन से हम लोग थीटा सेपरेट करेंगे। थीटा सेपरेट करने के लिए देखें, आर जो है यहाँ इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा को सेपरेट करना है, इस वजह से आर जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हो जाएगा। फिर हम लोग जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस एंगल है वो निकल कर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो है तरीका यही होता है कि पहले आप लोग डाटा लिखें जो कि आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया गया है, फिर आप जो है वो रिक्वायर्ड लिखेंगे, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो लिखें। फिर आप सोल्यूशन लिखें कि जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या सोल्यूशन करना पड़ा, सोल्यूशन की हेडिंग लिखें और फिर नीचे सोल्यूशन लिखें, और बाद में एंड के ऊपर उस न्यूमेरिकल का आंसर लिखें कि जो चीज़ में पूछी गई थी हम लोगों ने वो निकाल ली है। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर मोशन में। कि जो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 3.1 है उसका सबसे पहले हम लोगों ने डाटा लिखा कि जो हमारे पास आर्क लेंथ दी गई है, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है जो कि अर्थ से आने वाली लेज़र बीम मून की सरफेस के ऊपर बनाती है, उसका आर्क लेंथ या डायमीटर जो है हमारे पास 2.50 मीटर था। फिर चांद से ज़मीन तक का जो डिस्टेंस था यानी कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वो हमारे पास आर इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर था। फिर हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास जो थीटा है, यानी कि हम लोगों ने डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना था। फिर हम लोग फार्मूला के हेडिंग देंगे, यानी कि इस रिक्वायर्ड को हासिल करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है हमारे पास वैसे इक्वल टू आर थीटा होता है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हम लोगों ने जब सोल्यूशन लिखा तो एस हमारे पास जो है वो 2.50 मीटर दिया गया था, और आर की जो वैल्यू है हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर दी गई थी। यहाँ से हम लोगों ने थीटा सेपरेट कर लिया क्योंकि हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड भी हमें यही चीज़ है कि डाइवर्जेंस एंगल थीटा हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो थीटा सेपरेट कर लिया, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाए। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो थीटा है वो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रेडियन की इक्वल आ गया, यानी कि एस की वैल्यू पुट की हमारे पास 2.50 मीटर थी, आर की वैल्यू पुट की हमारे पास जो कि 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर थी। जब इसकी वैल्यूज़ पुट की तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 रेडियन आ गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसकी आंसर की हेडिंग लगा दी कि डाइवर्जेंस एंगल जो है बीम का, यानी कि उस बीम लाइट का जो डाइवर्जेंस एंगल है हमारे पास वो हमारे पास 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रेडियंट है। ठीक है, डाइवर्जेंस एंगल, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था कि अगर ज़मीन से जो है वो चांद के ऊपर एक लेज़र बीम जाए और चांद की सरफेस के ऊपर एक सर्कल बनाए जिसकी आर्क लेंथ या डायमीटर 2.50 मीटर है, तो फिर उसका डाइवर्जेंस एंगल कितना होगा, तो वो हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल निकल कर आ गया कि उसका डाइवर्जेंस एंगल जो उस बीम लाइट का डाइवर्जेंस एंगल होगा वो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 3.2, जिसमें ये कहा गया है कि एक कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार है और वो मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 108 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, अगर उसके व्हील्स का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो फिर उसकी जो एंगुलर स्पीड है उसको रेडियन पर सेकंड में भी फाइंड आउट करें और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी फाइंड आउट करें।
न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त हम लोग सबसे पहले जो एंगुलर स्पीड है उसको रेडियन पर सेकंड में निकालेंगे, फिर उसको रेवोल्यूशंस पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हम लोग उस व्हील जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है उसकी एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते लिख सकते हैं और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन जो है हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो व्हील या मूविंग कार जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है और उसके व्हील का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है हम लोग उसको रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 में हमारे पास जो है वो यही कहा गया है कि ये देखिए ये हमारे पास एक कार है। ये कार जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है वो हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर है। इस कार के एक व्हील का जो डायामीटर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, d इज इक्वल टू हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इस कार का जो है वो कार के एक व्हील का रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपको पता है रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू d/2 होता है, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 60/2 लिख करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी जो है एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है रेडियन पर सेकंड में भी और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3.2 था की स्टेटमेंट से हम लोगों ने गिवन डाटा निकाल लिया कि एक कार है। ठीक है, ये हमारे पास एक कार है, उसकी लीनियर वेलोसिटी इतनी है 108 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है इनको, तो इस वजह से हम लोग जो है वो किलो किसके इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर आर है। ठीक है, यहाँ पर आर है। अगर आर होता यहाँ पर -1 जो है ना होता तो हम लोग इसको 3600 से जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर है 1 के साथ नेगेटिव है इसलिए हम लोग 3600 से डिवाइड करवा देंगे। तो 3600 से जब हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया फिर इस सारी वैल्यू को जो कैलकुलेटर पर डाला तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गई, यानी कि किलोमीटर पर आर को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये कार जिसकी लीनियर वेलोसिटी इतनी है उसके एक व्हील का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। डायमीटर हमारे पास जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम लोग उस व्हील का जो है वो रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसके डायमीटर को जो है वो 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास उस व्हील का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर को भी मीटर में यानी कि SI यूनिट में कन्वर्ट करवाएंगे तो फिर सेंटीमीटर, आपको पता है कि सेंटी जो है वो 10⁻⁻² के इक्वल होता है, तो सेंटी की जगह जो है हम लोग 10⁻⁻² लिख देंगे। 30 मीटर पे 10⁻⁻² मीटर लिख देंगे। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, जब 2 प्लेसेस जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा तो जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो 0.30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो चीज़ क्या है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी का पता है हमें, लीनियर वेलोसिटी उसकी ये थी 108 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने उसको 30 मीटर सेकंड में कन्वर्ट किया। डायमीटर उसका 60 सेंटीमीटर था, उसका डायमीटर से हम लोगों ने उसका रेडियस फाइंड आउट किया, वो हमारे पास 0.30 मीटर के इक्वल आया। जो चीज़ हम रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये चीज़ जो है हमें रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बारे में, या लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो रिलेशन है हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स के साथ पिछले थ्योरी वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है हमारे पास, यहाँ पर v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, r हमारे पास जो है वो
रेडियस है और ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अब उन्होंने हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है कि एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी कि ओमेगा फाइंड आउट करना है रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा को जो है वो सेपरेट करेंगे, ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आर जो है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम लोग ओमेगा को सेपरेट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो कि लीनियर स्पीड है, r की वैल्यू भी पुट कर देंगे, हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो आ जाएगी। तो फिर हम लोग हमारे पास जो फार्मूला आया वो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। फिर इस इक्वेशन 1 में जब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की तो ओमेगा इज इक्वल टू वी, जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आई जब हम लोगों ने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड थी। और जो हमारे पास रेडियस आया था वो हमारे पास 30 × 10⁻⁻2 मीटर आ गया था। जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया तो हमारे पास जो ओमेगा जो है वो 100 रेडियन पर सेकंड की इक्वल आ गया। ठीक है, हमारे पास अब देखें, एक 1 रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पाई रेडियन की इक्वल है। 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन की इक्वल है। और हम लोगों ने जो है वो इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, 100 रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ही यही चीज़ है कि एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकंड में भी लिखें और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी लिखें। तो हमारे पास देखेंगे ओमेगा जो है वो 100 रेडियन पर सेकंड है। तो अब देखें 1 रेवोल्यूशन आपको पता है कि 2 पाई रेडियन की इक्वल होती है, इसलिए जो 1 रेडियन है हम लोगों ने रेडियन को यहाँ पे सेपरेट करेंगे। 2 पाई जो है वो रेडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आ जाएगा तो 1 रेवोल्यूशन के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई, 1 रेडियन की इसकी इक्वल हो गया 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो ओमेगा है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसको रेडियन पर सेकंड में तो कन्वर्ट कर लिया कि एंगुलर स्पीड जो है, अगर एक कार है अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसके एक व्हील का डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो जब वो एंगुलर स्पीड के साथ मूव करेगी तो जब उसकी एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में भी होगी तो वो 100 होगी। जब उसकी एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी होगी तो वो 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी। तो अब देखिए 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन की इक्वल था। हम लोगों ने रेडियन पर सेकंड में जो है वो एंगुलर स्पीड निकाल ली थी, अब रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालनी है। तो जो 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई इक्वल टू रेडियन आ जाएगा, यानी कि 1 रेडियन हमारे पास 1/2 पाई रेवोल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेडियन की वैल्यू क्या आ गई 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 रेडियन, तो इसको हम लोग यहाँ पर रेडियन पर सेकंड में जो है वो पुट कर देंगे। 1 रेडियन हमारे पास कितना आ गया 1/2 पाई रेवोल्यूशन। उसको जब रेडियन की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया तो ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उस वो हमारे पास कितनी आ गई 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, यानी कि उस कार की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 100 रेडियन पर सेकंड होगी रेडियंस में और 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी रेवोल्यूशंस में। फिर हम लोगों ने इसके आंसर की हेडिंग लगानी है कि इन रेडियन पर सेकंड दी एंगुलर स्पीड इज़ 100 रेडियन पर सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड में जो उस कार के व्हील की जो एंगुलर स्पीड होगी वो 100 रेडियन पर सेकंड होगी। ठीक है, और रेवोल्यूशन पर सेकंड में जो उस कार के व्हील की जो एंगुलर स्पीड होगी वो हमारे पास 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि हमारे पास ये देखें एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है और 1 मिनट में वो 1800 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है, यानी 1 मिनट में वो 18 मरतबा जो है वो रिवॉल्व कर जाती है। ऑन स्विचिंग ऑफ, जब हम लोग इस मोटर को बंद करते हैं, इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, तो इस मोटर को जो है वो गोल गोल घूमने से रेस्ट पर आने के लिए जो है वो
20 सेकंड लगते हैं। इफ़ एंगुलर रिटार्डेशन इज़ यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर रिटार्डेशन या डिसलेशन या जिसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक बिफोर स्टॉपिंग। तो यानी कि अगर हमारे पास जो एंगुलर रिटार्डेशन या जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ क्योंकि उसके ऊपर जो है जब मोटर को स्विच ऑफ कर दिया तब उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगना बंद होगी जो कि उसको रिवॉल्व करवा रही थी। इसके वजह से उसका जो एक्सीलरेशन है वो डिसलेशन में चला गया, यानी कि रिटार्डेशन में चला गया, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगना बंद होगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है तो उसमें जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए मोटर पहले चल रही थी, उसने 1 मिनट में जो है वो अपनी 1800 रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट करी हैं। फिर हम लोगों ने उस मोटर को बंद कर दिया है। फिर वो उस मोटर को जो है वो रेस्ट में आने के लिए है, यानी कि मुकम्मल तौर पर ऊपर रुकने के लिए जो है वो 20 सेकंड लगते हैं। अगर हमारे पास जो एंगुलर रिटार्डेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक जैसी हो उन 20 सेकंड्स में, तो वो मोटर जो है वो फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। तो वो कितनी रेवोल्यूशंस जो है वो परफॉर्म करेगी वो मोटर जब वो यानी कि स्टॉप होने से, रुकने या मुकम्मल बंद होने से पहले वो कितनी रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट करेगी। तो हमें डाटा क्या दिया गया है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 20 सेकेंड हमारे पास टाइम हो गया। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और वो यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए वो जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है मोटर परफॉर्म करती है बिफोर स्टॉपिंग वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशंस फाइंड आउट निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई ई प्लस एल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है हमारे पास। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जो कि है 2 एल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर नेगेटिव ओमेगा आई स्क्वेयर। ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए उन्होंने हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। हम लोगों ने जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि ओमेगा एफ है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो हमें दे दी गई है जो कि हमारे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है हम लोगों ने वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने अब देखिए, अब हमारे पास ओमेगा आई जो है यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी पता दी गई है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, डाटा में टाइम भी दिया गया है। अल्फा हम लोगों ने निकालना है। अगर हम लोग थीटा को फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो अल्फा है और हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता, और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यानी कि एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। थीटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अगर हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो थीटा यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले जो है वो अल्फा फाइंड आउट करना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, टाइम हमारे पास जो है वो 20 सेकेंड्स है। तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें ताकि हम लोग अल्फा फाइंड आउट कर लें, तो फिर हमारे पास हम लोगों ने अल्फा को फिर सेपरेट करना है। यहाँ पर ओमेगा आई जो है प्लस में है, जब इधर आ जाएगा वो माइनस में हो जाएगा।
तो हमारे पास जो ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी बन जाएगा। फिर हमारे पास अल्फा जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, टी जो है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इधर आ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अल्फा को सेपरेट करना है। अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके फिर यहाँ पर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वो थीटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3.3 था उसका सबसे पहले हम लोगों ने डाटा लिख लिया कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई वो हमारे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को जब रेवोल्यूशन पर मिनट से यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड्स में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1800 रेवोल्यूशन को जब 60 पे डिवाइड किया तो 1 रेवोल्यूशन जो है आपको पता है हम लोगों ने रेवोल्यूशन पर सेकंड को जो है वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो SI यूनिट है। आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन जो है हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो रेवोल्यूशन की जगह हमारे पास 2 पाई रेडियन लिख देंगे, और पर मिनट को जो है वो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1800 को जो है वो 60 से डिवाइड कर देंगे। 1800 को जब 60 से डिवाइड कर दिया तो 0 0 से कैंसिल होगा, 6 3 इज़ 18। ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोगों ने रेवोल्यूशन की वैल्यू पुट की 2 पाई रेडियन, और फिर हमारे पास पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 60 से डिवाइड कर दिया, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर सेकंड थी। फिर जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पर सोल्व आउट किया तो इस पूरी वैल्यू को जब हम लोगों ने उठा के कैलकुलेटर पर डाला तो हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 60 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल आ गई। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ है, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि फाइनल हम लोगों ने मोटर को जो है स्विच ऑफ कर दिया है और स्टॉप होते होते उसने 20 सेकंड लिए हैं, और उस 20 सेकंड्स में उसने कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म किए हैं वो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो लेकिन जब ये मोटर जो है मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी तो फिर उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकेंड, यानी कि मोटर को जो है वो कम्प्लीटली रिवॉल्व करते करते जितना टाइम लगा है वो हमारे पास 20 सेकेंड है। रिक्वायर्ड हमें क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोगों ने जो फार्मूलाई इस्तेमाल किए हैं इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन से, वो तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, जिसमें से हम लोग सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई ओवर टी बन जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमारे पास जो है इक्वेशन 2 है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर, इसको हम लोगों ने जो है इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये जो है हमारे पास जो है वो फार्मूलाइज हैं दो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसमें अल्फा आ रहा है, तो फिर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले अल्फा को सेपरेट करते हैं, फिर जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आ जाती है। फिर हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 का जो हमारे पास बनी थी वो थी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई बाई टी। ओमेगा एफ की वैल्यू 0 थी, ओमेगा आई की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाल ली वो 16 रेडियन पर पाई रेडियन पर सेकंड थी, और टाइम हमारे पास 20 सेकंड था। जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास जो अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल के आई वो अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्केयर था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो फिर अल्फ़ा की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, फिर हम लोग जो है वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास थी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्केयर। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है नेगेटिव 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्केयर। ठीक है, ओमेगा आई की वैल्यू हमारे पास 16 पाई रेडियन पर सेकंड थी, टी की वैल्यू हमारे पास 20 सेकंड थी। यहाँ पर जो है टी की वैल्यू का स्केयर आ गया तो यहाँ पर स्केयर लिख दिया, यहाँ पर हाफ है तो फिर हाफ लिख दिया। तो जब ये सारी वैल्यू हम लोगों ने लिख दी तो अब देखिए 60 पाई रेडियन पर सेकंड जो है 20 सेकंड्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये पर सेकंड और सेकंड कट जाते हैं। तो जब 60 और 20
मल्टीप्लाई हुए तो 1200 पाई रेडियन आ गया हमारे पास, फिर हाफ वैसे ही आ गया, -3 पाई रेडियन पर स्क्वायर। फिर अब देखिए 20 सेकेंड का जो है जब हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया तो 400 सेकेंड आ गया हमारे पास। सेकेंड का भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर था 20 सेकेंड, तो 400 सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से साथ हम लोगों ने जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर उसको जो है वो 400 सेकेंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जो है वो 600 पाई रेडियन जो है वो निकल कर आ गया। और 1200 पाई रेडियन ये जो है वो उस तरफ था। जब ये जो 600 पाई रेडियन जो है वो 1200 पाई रेडियन से जब माइनस हुए तो हमारे पास 600 पाई रेडियन बनकर रह के, आपको पता है कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन जो होता है हमारे पास वो 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो फिर अब देखिए रेडियन को हम लोगों ने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल है। 2 पाई जो है रेडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो फिर 1 रेडियन जो है हमारे पास 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो 600 पाई रेवोल्यूशन पर 2 पाई आ गया। जब हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो हैं वो 300 रेवोल्यूशंस आई। यानी कि अगर हम मोटर चल रही है और उसकी जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो जब हम लोग उसको बंद करते हैं तो उसको रेस्ट में आने के लिए जो है वो 20 सेकेंड लगते हैं, और उन 20 सेकेंड में वो 300 रेवोल्यूशन जो है परफॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द इलेक्ट्रिक मोटर मेक्स 300 रेवोल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग। के जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जब हम लोग उसको स्टॉप करते हैं तो वो स्टॉप करते करते 300 रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करती हैं, यानी कि बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। जब हम मोटर चल रही है उसको बंद करते हैं तो उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, अगर रुकने में है तो वो उन 20 सेकंड्स में 300 रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 3.4, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। उसकी लेंथ हमारे पास 0.55 मीटर है, और उसके एंड के ऊपर जो है वो एक स्टोन होल्ड किया हुआ है विद मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। यानी कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके एंड के ऊपर जो है एक स्टोन बांधा गया है जिसकी टेंशन है, कितनी टेंशन के साथ बांधा गया है हमारे पास 35.6 न्यूटन। फाइंड द स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मैसेज कैन बी व्हील्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है जिसकी साथ वो स्टोन जिसका मैस जो है वो 0.5 kg है, वो हमारे पास जो है वो व्हील्ड करे। यानी कि अब देखें, ये जो पेंसिल है, आप लोग ये पेंसिल का कैप है, इसको आप स्टोन कंसिडर कर लें और इसको जो है स्ट्रिंग कंसिडर कर लें जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है। उस स्टोन का जो वेट है हमारे पास 0.5 kg है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है हमारे पास, जो मैक्सिमम टेंशन है वो हमारे पास 35.6 न्यूटन है। जब ये जो है वो स्टोन जो है वो व्हील्ड होता है स्टोन के थ्रू एक वर्टिकल सर्कल में, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, ऐसे मूव कर रहा है एक वर्टिकल सर्कल में। ऐसे जब मूव करता है तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। ऐसे जब मूव करता है स्टोन जो कि एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो होल्डिंग है, वो हमारे पास जब ऐसे सर्कल में परफॉर्म करता है तो वो वर्टिकल सर्कल होता है। हम लोगों ने जो है वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है उस स्टोन की जिसका वेट 0.5 kg है, और वो स्ट्रिंग के इर्द गिर्द जो है वो व्हील्ड कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, और उस स्टोन की जो स्पीड है वो 5 kg है।
तो वो उसकी मैक्सिमम स्टोन का जो मैस है, सॉरी, वो 5 kg है, तो वो स्टोन जो है वो 0.5 kg है स्टोन का मैस, और वो स्टोन जो है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड के साथ जो है वो विल्ड करेगा। स्टूडेंट्स देखिए कि ये हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये जो है इसके साथ एक स्टोन अटैच है जिसका मैस जो है हमारे पास 0.5 kg है, ठीक है। ये स्टोन जिसका मैस 0.5 kg है, जब वो एक वर्टिकल सर्कल में बिल्ड करेगा तो पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे ऐसे वो बिल्ड करता रहेगा। अगर ये जो सेंट्रल पॉइंट है जो कि इस स्टोन को, जिसका मैस जो है वो 0.5 kg है, वो इस स्टोन को अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यानी कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो जो स्टोन को जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब देखिए ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो इस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है और हमारे पास जो है इस स्टोन के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, क्योंकि इस स्टोन का वेट है कुछ, और इस स्टोन के ऊपर उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है जितना उसका वेट होता है, या इस स्टोन का वेट उतना ही होता है जितनी इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अब देखिए जब ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो इस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये इस तरह एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो इस स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। वो जो टेंशन होगी, अगर वो जो टेंशन होगी वो स्ट्रिंग को जो है वो इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ ही खींची रखेगी, ठीक है। अगर ये टेंशन ना हो तो यानी कि स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस ना हो तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो इस स्टोन को कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। अब देखिए ये जो सेंटर है वो इस स्टोन को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो है इसके स्टोन के ऊपर जो है वो इसके वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, और इसके ऊपर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उतना ही इसका वेट है। एक तरफ से ये जो टेंशन है जो कि स्टोन के अंदर क्रिएट हो रही है, ये इसको सेंटर की तरफ, सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो रही है जो टेंशन, वो उसको सेंटर की तरफ खींचता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसको नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन जब स्टोन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है, अब देखिए स्टोन इस पॉइंट के ऊपर है, अब इस स्टोन के मैस के ऊपर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो इसके वेट के इक्वल है, वो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो डायरेक्शन भी है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो इस स्टोन को, जिसका कुछ मैस होता है, उसको सेंटर की तरफ खींच के रखती है। अभी यहाँ पर जो इस स्टोन के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, दूसरा इस जो है वो टेंशन जो कि इस स्ट्रिंग को जो है सेंटर की तरफ खींच रही है, और जो तीसरी जो चीज़ है वो इस स्टोन का वेट है, और वो वेट उतना ही है जितनी उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। यानी कि जब स्टोन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है तब उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है वो इसके वेट के ऊपर और टेंशन की इक्वल होती है। अब देखें जब स्टोन इसके यहाँ पर है तब इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसकी टेंशन जो कि उस स्ट्रिंग को सेंटर की तरफ खींच रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रही है उसकी इक्वल होगी। अब देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल है, तो W आ गया। W वेट का वेट किसके इक्वल होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू
एम जी के इक्वल होता है। यहाँ पर एम जी का साइन हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन इस वजह से लगा है क्योंकि टेंशन इस तरफ जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ आ रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें कि जो टेंशन है वो इस तरफ लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस तरफ लग रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के वेट इक्वल होती है जो कि उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो भी टी नेगेटिव एम जी की इक्वल होगी। ठीक है, तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू टी नेगेटिव एम जी। अगर हम लोगों ने टी को सेपरेट करना है तो हमारे पास जो है वो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर नेगेटिव पॉजिटिव एम जी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टेंशन है वो ज़्यादा है इस बॉटम के ऊपर। लेकिन अब देखें यहाँ पर भी जो है वो टेंशन हमारे पास उतनी होगी, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर पॉजिटिव एम जी। लेकिन टॉप के ऊपर देखें, टॉप के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में है और जो फोर्स इस स्ट्रिंग को जो है वो सेंटर की तरफ खींच रही है, यानी कि जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग के ऊपर जो कि इस स्ट्रिंग को जो है वो सेंटर की तरफ खींचती है, वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो फिर हमारे पास अब देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी वही है, टेंशन की डायरेक्शन भी वही है। तो फिर हमारे पास इस स्टोन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास टी पॉजिटिव एम जी की इक्वल होगी। ठीक है, फोर्स का फार्मूला आपको पता है कि एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है इज इक्वल टू टी पॉजिटिव एम जी। अगर हम लोगों ने टी को सेपरेट करना है तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर नेगेटिव एम जी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ अब देखें यहाँ पे जो टेंशन है वो हमारे पास टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर नेगेटिव एम जी के इक्वल है, यानी कि टॉप के ऊपर जो है वो टेंशन कम है। ठीक है, और जो बॉटम के ऊपर जो है वो टेंशन ज़्यादा है। इस वर्टिकल सर्कल के बॉटम के ऊपर जो हमारे पास जो है मैक्सिमम टेंशन है, हम लोगों ने जो है वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम टेंशन है जो सर्कल के बॉटम है उसका वो हमारे पास टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर पॉजिटिव एम जी की इक्वल है। अगर हम लोगों ने वी स्क्वायर निकालना है यानी कि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो एम ओवर ये जो हमारे पास जो पॉजिटिव एम जी है ये पहले उधर जाके टी नेगेटिव एम जी बन जाएगा। यहाँ पर m ओवर आर है, जब वो दूसरी साइड पर जाएगा तो हमारे पास r ओवर m बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने वी स्क्वायर को सेपरेट करना है ना, मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल में पूछा गया। तो यहाँ पर हमारे पास m ओवर r है, इधर आकर जो है वो r ओवर m बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। और t के साथ यहाँ पर हम लोग मैक्स लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल सर्कल के जो बॉटम पर हमारे पास टेंशन जो है वो मैक्सिमम है। फिर हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है, फिर हम लोगों ने उसका जो डाटा निकाल लिया कि सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है यानी कि r, जो कि हमारे पास 0.5 मीटर है। मैक्सिमम टेंशन जो है हमारे पास 35.6 न्यूटन है। मैस ऑफ स्टोन जो है हमारे पास 0.5 kg है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हम लोगों ने रिक्वायर्ड जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। और इस मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला, इस मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने कहाँ से निकाला है, अभी हम लोगों ने उस वर्टिकल सर्कल से जो है इस मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करने का हम लोगों ने फार्मूला निकाला है कि इन अ वर्टिकल सर्कल द मैक्सिमम टेंशन अकर एट द बॉटम ऑफ सर्कल। यानी कि हमारे पास जो वर्टिकल सर्कल होता है उसके बॉटम के ऊपर जो है वो टेंशन मैक्सिमम होती है, जो मैक्सिमम टेंशन हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर पॉजिटिव एम जी की इक्वल होती है। फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करना था वी स्क्वायर मैक्सिमम स्पीड जो कि हमने रिक्वायर्ड में भी लिखी। इस मैक्सिमम स्पीड को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस मैक्सिमम वी स्क्वायर जो है स्पीड उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जब इसको सेपरेट करना है तो अब देखिए ये एम जी है, हम लोग इसको
इस वाली साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव एम जी है, जब इस वाली साइड पे आएगा तो हमारे पास ये नेगेटिव एम जी बन जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव एम जी जब वो इस साइड पे आ गया तो ये हमारे पास नेगेटिव एम जी बन गया, क्योंकि हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं ना मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करने का। तो ये नेगेटिव एम जी बन गया, टेंशन मैक्सिमम नेगेटिव एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर आ गया। यहाँ पर एम ओवर आर जो है वो यानी कि एम ऊपर है और आर नीचे है। जब हम लोग इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो इसका जो ओवर है वो उल्ट हो जाएगा, यानी कि आर ओवर एम बन जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको एज इट इज़ उठा के तो इस साइड पे नहीं ला सकते ना। तो आर ओवर एम बन गया, तो हमारे पास वी इज इक्वल टू आर इंटू टी मैक्सिमम टेंशन, टी मैक्स जो है मैक्सिमम टेंशन है नेगेटिव एम जी ओवर एम बन गया। फिर हम लोगों ने जो है वो इन दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर हमारे पास जो है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू टी मैक्सिमम नेगेटिव एम जी ओवर एम बन गया, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन 1 में जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और उन वैल्यूज़ से जो हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो निकल कर आ जाएगी। हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने जो हमारे पास आर की वैल्यू थी, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो 0.5 मीटर, उसको कहा था मैक्सिमम टेंशन जो कि हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दी गई थी वो हमारे पास 35.6 न्यूटन थी। और हमारे पास जो एम था, यानी कि उस जो हमारे पास वेट था स्टोन का जो कि स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई थी और ऐसे वेल्ड कर रही थी, वो हमारे पास 0.5 है केजी था। सॉरी, यहाँ पर केजी आना है क्योंकि मैथ्स की बात हो रही है। जी की वैल्यू आपको पता है कि जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैथ्स हमारे पास जो है, फिर नीचे एम है और हमारा एम जो है हमारे पास मैथ्स है, फिर मैथ्स की वैल्यू यहाँ पर जो है वो ओवर में एक दफ़ा फिर से पुट कर दी तो वो जो है वो 0.5 केजी है। जब हम लोगों ने इस पूरी पहले इसकी अंदर वाली साइड्स को जो है वो सॉल्ट आउट किया, यानी कि 0.5 केजी को 9.5 मीटर पर सेकंड स्केल के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 0.5 मीटर को 35.6 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो फिर जो वैल्यूज़ आई उनको माइनस करके जो है वो 0.5 केजी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 30.7 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास निकल कर आ गई मैक्सिमम स्पीड। फिर इसके अंडर रूट को हटाया, यानी कि इसको सॉल्ट आउट किया, 5 5 25, फिर पॉइंट लगाया और हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड आ गई वो 5.5 मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशन की जो है हेडिंग नहीं दी, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन की हेडिंग दी है। आप लोगों ने ये चीज़ नोट की कि पिछले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने सॉल्यूशन की हेडिंग दी थी, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन की हेडिंग क्यों दी है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग वही चीज़ लिख देंगे, द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन कैन बी व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड जिसके साथ जो है वो स्टोन जो है वो वर्टिकल सर्कल में व्हील्ड करता है वो हमारे पास 5.5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोगों ने वही सारी ये वाली जो चीज़ है बच्चे इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लिखना भूल जाते हैं, कहते हैं कि बस हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट, बस हम लोगों ने जो 2-3 वर्ड्स का जैसे ये इतना सा आंसर बन रहा है बस इसको वैसे लिख के छोड़ देते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये नहीं लिखते। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखें ताकि एग्जामिनर्स के ऊपर जो है अच्छा एक्सप्रेशन पड़े कि बच्चे को जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सलीका है, तमीज़ है, और फिर वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस बात को मद्देनज़र रखा करें कि आप लोग जो है एंड के ऊपर जो है वो 1-2-3 जुमले लिखकर, यानी कि जो चीज़ हमें पूछी गई थी, अब देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें जो चीज़ पूछी गई थी वो मैक्सिमम स्पीड थी स्टोन की जो कि हमारे पास 5.5 मीटर पर सेकंड निकल कर आई है। तो फिर हम लोगों ने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके
जो है एंड के ऊपर ये लिख दिया कि मैक्सिमम स्पीड जो एट विच अ स्टोन कैन बी व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इज़ 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने इसको एक तरीके सलीके के साथ, एक तमीज़ के साथ जो है वो उसका आंसर लिख दिया न्यूमेरिकल का, ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो है वो अच्छा एक्सप्रेशन पड़े। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट्स एफएससी में जो है वो आपको इस सलीके के ही ज़्यादातर नंबर मिलते हैं। तो क्या पता कि स्टूडेंट अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल जो है वो गलत किया हुआ हो और एग्जामिनर जो है वो जब आपका पेपर चेक करे तो वो पूरा न्यूमेरिकल ना देखे और वही आपका ये जो इतना सा सलीके के साथ लिखा हुआ है कि हम लोगों से ये चीज़ पूछी गई थी और वो हमारे पास ये है, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम स्पीड पूछी गई थी और वो हमारे पास ये है, और जो है ना एग्जामिनर इसी सलीके के साथ इम्प्रेस हो जाए और आपको मार्क्स दे दे। क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड्स के एग्ज़ाम में किस्मत का कुछ पता नहीं होता। अक्सर जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 3.5 कि हमारे पास जो एक इंजन है उसका फ्लाई व्हील है। ठीक है, फ्लाई व्हील आपको कैसे पता है कि एक सर्कुलर पाथ होता है और उसके सेंटर में एक एक्सल होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक फ्लाई व्हील है, एक किसी भी इंजन का फ्लाई व्हील है और वो रोटेट कर रहा है, और यानी कि वो रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में जो है वो 2100 रेवोल्यूशंस जो है परफॉर्म करता है। व्हाट द पावर सोर्स व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ। अब देखिए हमारे पास ये एक फ्लाई व्हील है और वो 1 मिनट में जो है वो 2100 रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। जब जिस पावर के साथ ये 2100 रेवोल्यूशन जो है वो 1 मिनट में परफॉर्म करता है, अगर हम लोग वो पावर ही बंद कर दें या जो पावर सोर्स है उसको ही शट ऑफ करते हैं, तो व्हाट टार्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। तो हमें कौन सा टार्क, जो टार्क हमें रिक्वायर्ड होगा, जाहिर सी बात है अगर कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं। अगर कोई बात जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग टार्क जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हमें जो है वो कितना टार्क चाहिए होगा कि ये जो हमारे पास फ्लाई व्हील है ये 3 मिनट्स में स्टॉप हो जाए। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो दोबारा सुन लें कि हमारे पास एक इंजन है और वो इंजन जो है वो 1 मिनट में 2100 रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग उसका जो पावर सोर्स है उसको शट ऑफ करते हैं तो वो कितना टार्क लगेगा, यानी कि फिर उस फ्लाई व्हील को जो है वो बंद होने में 3 मिनट में हम लोगों ने उसको बंद कर देना है, तो कितना टार्क लगेगा। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील इज़, अगर इस फ्लाई व्हील का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो। अगर ये हमारे पास एक फ्लाई व्हील है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो उस को 3 मिनट में जो है वो कितने टार्क के साथ जो है वो रोका जा सकता है रोटेट करने से। ठीक है, और इसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस फ्लाई व्हील का वो 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, और वो 1 मिनट में जो है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो 2100 रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स मैं जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा फोकस करती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को बार बार ध्यान से पढ़ने से, बार बार एनालाइज करने से बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं जो कि आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी हों और वो उस न्यूमेरिकल में जो है वो यूज़ हो रही हों। तो आप लोगों को मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास जो एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल आ जाए, आप लोग उसकी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। क्या पता कि आप जो उस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज़ होना हो या जो मेथड यूज़ करना होना हो आपने थ्योरी में पढ़ा हो, और जो है वो हमारे पास आपके जहन में आ जाए कि वो फार्मूला या वो स्टेटमेंट जो है वो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो फिर जो है हमें पता चल जाए कि ये न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होना है। तो आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप देखिए मैंने 3 से 4 दफ़ा पढ़ लिए, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को 3 से 4 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें, ताकि उससे रिलेटेड फार्मूलाज जो है वो पता चल जाए। अब देखिए
टार्क का फार्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू आई ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे दिया गया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई वो हमारे पास 36 kg मीटर स्क्वायर है। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन जो हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं किया, तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो है हम लोग उसके टाइम से और 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये जो दो चीज़ें दी गई हैं हमें, ये दो चीज़ें हमें इसी वजह से दी गई हैं, यानी कि टाइम और बताया है कि 2100 रेवोल्यूशन जो है वो 1 मिनट में परफॉर्म करता है। तो इन दोनों चीज़ों से हम लोग जो है वो इसका अल्फ़ा यानी कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको फाइंड आउट कर सकें, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को कहीं से भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें सीधा सीधा बता दिया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील इज़ 31 kg मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग आई की जगह 31 kg मीटर स्क्वायर लिखते हैं और फिर इन दोनों से जो है वो अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर यहाँ पर पुट करें, तो हमारे पास जो टार्क परफॉर्म जो चाहिए वो होता है हमें फ्लाई व्हील के इंजन को रोकने के लिए 3 मिनट्स में, वो हमें हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है, उसके सबसे पहले हम लोगों ने डाटा निकाल लिया कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो हमारे पास ओमेगा आई है वो 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ओमेगा एफ यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, वो तो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि फ्लाई व्हील का जो इंजन है वो जब स्टॉप हो जाता है तो फिर उसकी क्या ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, तो वो तो फिर 0 होगी। अब देखिए हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 2100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, जब हम लोगों ने उसको ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। तो जब हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेवोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 पाई रेडियन, रेवोल्यूशन की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई रेडियन पर मिनट में है, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अकेला मिनट होता है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन यहाँ पर मिनट है इसलिए यहाँ पर जो है 60 के साथ डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है 2100 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड ओवर 60 आ गई। जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो 70 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गई हमारे पास। फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो है ओमेगा एफ जो है वो 0 की इक्वल होगा, क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब हम लोगों ने उससे फ्लाई व्हील कि इंजन को स्टॉप ही कर दिया तो वो 3 मिनट में जो है वो रुक गया, तो जब वो रुक गया तो फिर वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कितनी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो है वो 0 होगी। टाइम हमारे पास जो है वो 3 मिनट्स दिया गया है, हम लोगों ने इसको एसआई यूनिट्स यानी कि सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 180 सेकेंड्स आ जाएंगे। और जो हमारे पास देखें ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम है। जो चौथी चीज़ हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो 36 kg मीटर स्क्वायर के इक्वल दिया है, ये भी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ही चीज़ दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जो है टार्क है। हाँ, यानी कि हम लोगों ने टार्क फाइंड आउट करना है कि उस फ्लाई व्हील के जो है वो इंजन रोटेट कर रहा है और उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 21 रेवोल्यूशन पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में जो है 2100 जो है वो रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। तो उसको 3 मिनट्स में रोकने के लिए, यानी कि जब हम लोग पावर सोर्स को जो है वो शट ऑफ कर देते हैं, तो उसको 3 मिनट्स में रोकने के लिए हमें जो है वो कितना टार्क चाहिए होता है, हमें जो है यानी कि हम लोगों ने टार्क फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है टाई इज इक्वल टू आई अल्फा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो हमारे पास आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया, अल्फा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स हमारे पास देखें अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन जो है यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ
नेगेटिव ओमेगा आई स्क्वायर। अब देखें इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में और थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में हमारे पास अल्फा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा एफ का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ पर थीटा आ रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। फिर हमारे पास थीटा की वैल्यू तो नहीं है, तो हमारे पास यहाँ इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे ताकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन को अल्फा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अल्फा को सेपरेट करना है क्योंकि अल्फा फाइंड आउट करना है। जो ओमेगा है जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ओमेगा नेगेटिव ओमेगा आई बन जाएगा। ये इधर इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा फाइंड आउट करना है टी, इसलिए उसको सेपरेट करना है। टी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी बन जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ओमेगा आई की वैल्यू हमारे पास क्या है जो कि हम लोगों ने भी निकाली है ऐसे यूनिट्स में, वो है 70 पाई रेडियन पर सेकेंड, और टी की वैल्यू हमारे पास जो हम लोगों ने भी निकाली है 180 सेकेंड है। फिर हम लोग जब इसको सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर उस अल्फा की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास टार्क निकल कर आ जाएगा। फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन में हमारे पास यही चीज़ आ गई है। वी नो दैट ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा आई जो है यहाँ पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई ओवर टी। जब हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट की तो हम लोगों ने क्या चीज़ हासिल की, या ये तो ज़ाहिर से 0 है। ओमेगा एफ की वैल्यू पुट की 0 थी, ओमेगा आई की 70 पाई रेडियन पर सेकेंड, टी की वैल्यू जो है 180 सेकेंड, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव 70 पाई रेडियन पर सेकेंड ओवर 180 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जब जो है वो पाई की वैल्यू भी पुट कर दी 3.14, तो जो है वो जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया तो हमारे पास जो अल्फा जो है वो नेगेटिव 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई और फिर हम लोगों ने इसको जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 थी जो थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी हमारे पास टी इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू हमारे पास जो है न्यूमेरिकल डाटा में दी गई थी, वो थी 36 kg मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है नेगेटिव 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास जो टार्क आ गया वो नेगेटिव 43.92 न्यूटन मीटर आ गया। यानी कि हमारे पास अगर एक फ्लाई व्हील का इंजन है वो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और हम लोग उसके पावर सोर्स को जब शट ऑफ कर देते हैं तो उसको उस फ्लाई व्हील के इंजन को जो है रोकने के लिए 3 मिनट्स में रोकने के लिए हम लोग जो है उसके ऊपर नेगेटिव 43.92 न्यूटन मीटर का टार्क अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन हमारे पास ये शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसको फ्लाई व्हील के इंजन को रोकना है, चालू नहीं करना। उसको रोकने के लिए जो है वो टार्क लगा रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो नेगेटिव साइन शोज दैट टार्क इज एक्टिंग एज अ रिटार्डिंग ऑपोजिट टार्क। हम देखेंगे हमारे पास जो टार्क है नेगेटिव 43.92 जो न्यूटन मीटर है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास अप्रोक्स का साइन है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो टार्क इज इक्वल टू जो अप्रोक्सीमेटली है 44 न्यूटन मीटर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है वो भी कवर हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।